हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज बहुत ही अच्छा चैप्टर है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो पहले सीधा स्लाइड पे चलता हूं। मैं ज़्यादा देरी न करते हुए आज हम जानेंगे आपके इस चैप्टर में तीसरे चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे, हाँ ठीक है, अफवाह के बारे में। रन ऑफ क्या है? भारत में अफवाह तंत्र, जो भारत के अंदर अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र क्या है मैं बताऊंगा। सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। इसकी जो कौन कौन सी सहायक नदियां, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, कहाँ पर ये खत्म होती है, सारी चीजें आज हम जानेंगे प्रॉपर तरीके से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, गंगा नदी के तंत्र जानेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र जानेंगे, और प्रायद्वीप पठार, जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां जो नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जो है उसको प्रायद्वीपीय कहेंगे। जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ प्रायद्वीप कहा जाएगा, और जो चारों तरफ से जल कहा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, और झीलों के बारे में जानेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आज के आपके लिए लाया हूं मैं, और लाया हूं क्या, थर्ड चैप्टर है ये ज्योग्राफी का, 9th क्लास का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। अफवाह तंत्र क्या है इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि अफवाह तंत्र मतलब, अफवाह शब्द का है कि एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करना। ठीक है, मतलब कि भारत को जो भौगोलिक, मतलब मैं आप मानचित्र में बताऊंगा अभी, भौगोलिक जो मानचित्र है उसमें मैं बताऊंगा। उसमें पाएंगे कि हम विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराओं के रूप में नदियां आती हैं। ठीक है, वो एक साथ मिल जाती है। ठीक है, तो एक मुख्य नदी का निर्माण करती है कि नहीं करती, जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, बड़ी बड़ी नदियां एक बड़ी नदी बन जाती है छोटी छोटी नदियों से। ठीक है, अंत में इनका निकास एक बड़े जलाशय में होगा, मतलब जो अंत सन होगा। एक तो होता है उद्गम, मतलब जहां से निकलती है, एक और अंतिम रूप जो होता है, मतलब कि इनका निकास जो होगा समुद्र में होगा, या किसी जलाशय में होगा बड़े से बड़े में, या किसी में झील में होगा। ठीक है, तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे द्रोणी अफवाह तंत्र कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। अब ये मैंने एक चित्र दिया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि यही है। ठीक है, जैसे कि जल विभाजक। अब जल विभाजक में जैसे पहले पढ़ते हैं क्या है थोड़ा सा, किसी भी क्षेत्र के नदी तंत्र को उस क्षेत्र का प्रवाह कहा जाता है, जैसे मैंने बताया आपको अभी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना अफवाह क्या चीज है। ठीक है, किसी भी नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र को उस अपवाह का द्रोणी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब किसी भी कोई बड़ी से बड़ी नदी, उसके आसपास का जो इलाका है, कैसी उपजाऊ मिट्टी है, कैसा रहन सहन है, कैसे स्थान है, किस प्रकार की जलवायु वहाँ के, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, उसी चीज को बेसिन कहा जाता है। ठीक है, ये एक जल विभाजक के रूप में मैंने बताया कि दो पहाड़ या पर्वत, उसको चीरने वाले जो जल होता है उसको जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, यही एक जल विभाजक का चित्र है, मैंने दे दिया आपको, प्रॉपर मोटा मोटा बताया है। ठीक है, इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो भारत में अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे हम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय नदियां, सॉरी, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां दो भागों में बांटा है। मुख्य सिर्फ दो, हिमालय और प्रायद्वीपीय। ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब भारत में अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है? ठीक है, दो भागों में सिर्फ, एक तो हिमालय की तरफ जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली है, एक प्रायद्वीपीय जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, हिमालय की नदियों के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिकली समझाऊंगा कौन सी नदी कहां से निकलती है। हिमालय की नदियां, ठीक है, हिमालयन रिवर्स। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी, बारहमासी मतलब 12 महीने, साल भर जो बहे हुए हैं। ठीक है, साल भर पानी रहता है। जैसे अपने हरियाणा के अंदर एक यमुना नदी है, गंगा है अपनी, मतलब प्रॉपर मोटा बताया मैंने, और बहुत है। ठीक है, जैसे आप नजदीकी है हमारे यमुना, तो वो 12 मास बहती है, यानी उनमें सालों भर पानी रहता है। भारत के मुख्य नदी तंत्र नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बता दूंगा मैंने, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा चलते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं बताऊं। ये सिंधु नदी है सबसे ऊपर। ठीक है, आपको इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये रहा, तिब्बत के अंदर। ये चीन तिब्बत है, तो यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है वो, इसमें कोई दिक्कत कहीं भी, कैसे भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको, कहीं से भी कोई आपको कहे जैसे सर यहाँ से या भाई यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो इन कमेंट मुझे बता दिया करो। ठीक है, अब तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से हो निकलती है ये, यहाँ मानसरोवर झील है, और यहीं से आपकी सिंधु नदी निकलती है। देखो, ठीक है मेरे भाई।
ये सिंधु नदी है। और इसमें आगे चल करके झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, व्यास जो कि इसमें मिलकर आगे जाकर ये पाकिस्तान के अंतर्गत मिल जाती है। सी इन सभी का संगम होता है कहाँ पर? पाकिस्तान के अंतर्गत। ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको। ये वूलर झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, याद कर लेना। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, जो सिंधु नदी है जैसे मानसरोवर झील से निकली और उससे निकट से, तो कहाँ से प्रवेश करती है? या तो उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश, या लद्दाख से, या जम्मू कश्मीर। आपको ऑप्शन में फंसा देगा वो। ठीक है, तो आपको याद करना है लद्दाख से ये हमारी एंट्री मारती है। ठीक है, कश्मीर में सिंधु की मुख्य सहायक नदी है, जैसे जास्कर नदी कश्मीर के अंतर्गत जो सहायक नदी है, जो मतलब इसको इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, जास्कर होगी, नबरा होगी, श्योक होगी और हुंजा नदी। ठीक है, बलूचिस्तान और गिलगित से गुजरने के बाद यह अटक में पहाड़ियों से बाहर निकलती है। ठीक है, ये याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बता दिया आपको। पाकिस्तान के मिठानकोट है, पठानकोट है, इसको देख लेना, पठानकोट आई थिंक, के पास सतलज, व्यास, रावी, चेनाब आकर सिंधु से मिल जाती है। उसके बाद सिंधु दक्षिण की तरफ बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर से जाकर गिरती है। ये जैसे कि प्रॉपर तरीके से मैंने बताया ना आपको, जैसे ये यहाँ से निकलती है और यहाँ से फिर पाकिस्तान क्रॉस होकर सीधा यहाँ पर आपका अरब सागर आ जाता है, उसमें जाकर गिर जाती है। क्या? सिंधु नदी। ठीक है मेरे भाई, सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ये पूछी गई है तो इसलिए मैंने 2900 किलोमीटर दे दिया आपको। सिंधु के मैदान की ढाल बहुत धीमी है और सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक हिस्सा भारत में है, बाकी का हिस्सा पाकिस्तान में है। तो ये पूछ लेगा कितना हिस्सा भारत में है और कितना हिस्सा आपके पाकिस्तान में है। मतलब कि 1/3 अपना याद करना, उस नल्ले को याद मत करो। ठीक है, 1/3 बहुत है अपना। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं। ये पीडीएफ में मिल जाएगी आपको। ठीक है, पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा सब कुछ सारी आपको। ठीक है मेरे भाई, गंगा नदी तंत्र पढ़ लेते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, जो कि अपने भारत की नदी है, पवित्र नदी है। ठीक है, गंगा की मुख्य धारा का नाम भागीरथी है, पूछ सकता है, जो गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। इसी में देख लेंगे हम, हमारी गंगा ये रही। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। ठीक है, ये रही हमारी गंगा। इसमें आगे चलकर यमुना नदी मिल जाती है। यमुना नदी में चंबल नदी, बेतवा नदी, सॉरी। ठीक है, आगे चल के इलाहाबाद प्रयागराज में ये तो इनका संगम हो जाता है। फिर ये सीधा निकल के आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है कलकत्ता से। एक मिनट, हाँ ठीक है मेरे भाई। तो गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है कौन? गंगा नदी। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा नाम की नदी से मिलती है। ये इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा। ठीक है, हरिद्वार पहुंचने के बाद गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदान में आती है और गंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं घाघर, गंडक, कोसी। यमुना का उद्गम हिमालय में स्थित है, यमुनोत्री हिमानी में है। ठीक है, यह इलाहाबाद में प्रयागराज जो है में गंगा से मिलती है, जैसे मैंने बताया आपको। घाघरा, गंडक, कोसी नदियों का उद्गम नेपाल में है। ठीक है, इनका उद्गम पूछ सकता है कि घग्गर का कहाँ से है, गंडक का कहाँ से है, कोसी नदी का कहाँ से है। तो ये आपके कहाँ से है? नेपाल से उद्गम स्थल है। इसको मैं बता देता हूँ कहाँ पर है ये। हाँ, जैसे कि ये आ रही घग्गर या घाघरा और गंडक और कोसी, ये तीनों ही आपकी नेपाल से इनका उद्गम स्थल है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल है, बेतवा, सोन है। मैंने बताया ना आपको, ये चंबल नदी है और बेतवा नदी है। ठीक है, और एक सोन नदी है। ये सीधे ही आपकी गंगा। तो आपसे पूछ सकता है कि गंगा जो बह रही है उसके दाएं हाथ या बाएं हाथ से कौन सी सहायक नदी है, कौन कौन सी सहायक नदी है, तो वो मैंने प्रॉपर तरीके से बता दी है। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि उत्तर की तरफ से बहती हुई जो गंगा में मिल जाती कौन कौन सी नदियां हैं, या दक्षिण से जो बहती हैं जो सीधा गंगा नदी में मिल जाती है, वे कौन कौन सी नदी है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया विद प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अपनी सहायक नदियों का जल लेने के बाद गंगा पूर्व की ओर फरक्का पश्चिम बंगाल तक जाती है और उसके बाद ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। वहां से एक वितरका, भागीरथी और हुगली दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है मेरे भाई, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, जहां इसका संगम ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आगे भी बताऊंगा, कोई बात नहीं, पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ। ये जो है ना, ये सांगपो नदी है, जो चीन तिब्बत में कहलाती है सांगपो नदी। ठीक है,
और ये अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करते हो तो दिहांग कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जब असम में प्रवेश करते हो तो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, फिर सीधा बांग्लादेश में गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी और हम अपनी गंगा नदी जब बांग्लादेश में संगम करती है तो ये मेघना कहलाती है, और दोनों मिलकर आगे चल के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद इसे मेघना कहा जाता है, मैंने जैसे बता नाम से जाना जाता है। आखिर में गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बांग्लादेश में नहीं, ना ही उसमें तेरा ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, जहां तक है 25-25 भी पूछ सकता है, दे सकता है ऑप्शन में। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व से होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मानसरोवर झील है यहाँ पर, यहाँ से इसके निकट से सिंधु नदी बहती है, और इसी के पूर्व से, इसका पूर्व ये हो गया ना भाई, पूर्व तो इधर हो गया, ठीक है, पश्चिम इधर हो गया, उत्तर इधर हो गया, दक्षिण नीचे की तरफ, तो यहाँ से बहती है आपकी सांगपो नदी जो तिब्बत चीन में कहलाती है। ठीक है, पूर्व में होता है, यह सिंधु नदी से थोड़ी अधिक लंबी है। ब्रह्मपुत्र का अधिकांश हिस्सा भारत से बाहर है, यह हिमालय के समांतर, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हिमालय के समानांतर बहती है। ठीक है, पूछ लेगा वो क्वेश्चन आपसे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कि हमारा हिमालय है, मैंने बताया आपको, ये हमारा हिमालय है, इसी के समानांतर कौन सी नदी बहती है आपकी, हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, लेकिन सांगपो नदी भी दे सकता है, तो सांगपो आप बोल सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर हिस्सा इसका सांगपो जो कि चीन तिब्बत में आता है। ठीक है, तो नामचा ये इंपॉर्टेंट है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी का यू अक्षर बनाते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में एक गॉर्ज से होकर प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, किससे, गॉर्ज से। ठीक है, यहाँ ये किसका, यू का सा आकार बनाती है और तब एंट्री मारती है अपनी। ठीक है मेरे भाई, हाँ, तो गॉर्ज इंपोर्टेंट है, तो यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिव्यांग नहीं, दिहांग। उसके बाद इसमें दिबांग कहलाते हैं, इसमें दिबांग, लोहित, कैनुला, अन्य सहायक नदियां मिलती हैं जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश हो जाती है, और फिर असम में आकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। ठीक है, उत्तर भारत की अन्य नदियों की तुलना में ब्रह्मपुत्र में पानी और सिल्ट की मात्रा में बहुत अधिक होती है। इसमें नदी का तल बढ़ता जाता है और नदी के बार बार अपना रास्ता बदल लेती है। प्रायद्वीपीय पठार, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीप के बारे में मैं बताऊंगा, इसका प्रॉपर एक मैंने वे ले रखा है, इसको मैं झूम कर लेता हूं ताकि आप प्रायद्वीप पठार की नदियों को, सब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जान सको। पठार पठार आ रहा है, सॉरी इसके लिए, मैं इसको थोड़ा सा झूम कर लेते हैं और सिर्फ हम जानेंगे अपनी प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, हाँ, तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानेंगे, जो कि सबसे बेस्ट, प्रैक्टिकली समझाने में मजा आएगा बस। ठीक है, प्रायद्वीपीय की अधिकतर नदियां मौसमी होती है, मौसम मतलब मौसम पर डिपेंड होती है, कब बारिश होगी, कब ये नदियां बहेंगी तब, क्योंकि हिमालय की जो हिमालय से जो भी नदियां निकलेंगी वो सदाबहार होती है, जैसे मैंने बारामसी बोला है, हर साल भर बहती रहती है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जो दक्षिण की नदियां होती हैं, जो ये जो नदी है कावेरी नदी को छोड़ करके, और जो महानदी है, गोदावरी है, और ये जो भी तुंगभद्रा, कृष्णा है, जो भी नदी है, ये सभी आपकी मौसमी है, पर लेकिन ये साल भर नहीं बहती, कभी न कभी इनका ऐसा समय आ जाता है सूख जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वे वर्षा पर निर्भर होती हैं। ठीक है, और हिमालय की नदियों की तुलना में ये नदियां उथली और छोटी होती हैं। प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, अभी कौन कौन सी नदियां हैं मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल है, आपकी ये आपकी नर्मदा है, ठीक है, और ये आपकी तापी है, ये मैंने कल ही बताया आपको। और इसके बीच में कौन सी पहाड़ी है, ऊपर कौन सा वो है पठार है, और यहाँ नीचे कौन सा पठार है, इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, मैंने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली समझाया आपको। ठीक है, बहती हैं और ज्वारनदमुख की निर्माण करती हैं। प्रायद्वीप नदियों की द्रोणी भी छोटे आकार की होती है। ज्वारनदमुख जो है, ये इसका मतलब है कि जो अरब सागर में जो भी नदियां गिरेगी वो इसी का निर्माण करती है, ज्वारनदमुख।
ठीक है, ना कि डेल्टा का। ये इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और तापी जो नदी है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, कई बार मैंने आपको बता दिया है। नर्मदा द्रोणी के बारे में, नर्मदा के बारे में पढ़ लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से है और यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। नर्मदा की सहायक नदियां बहुत ही छोटी है। नर्मदा की अधिकतर सहायक नदियां इससे समकोण बनाती हुई मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तापी द्रोणी, तापी का उद्गम सतपुरा की श्रृंखलाओं में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। तापी द्रोण मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये अलग है थोड़ी सी, वैसी दे दिया मैंने। गोदावरी नदी अब ये तापी तो ये रही ना, दिख रही होगी, मैंने बता दिया। अब गोदावरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है मेरे भाई। गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये पूछी गई है, पीछे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो पूछी हुई जो सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी है, आपकी गोदावरी। ठीक है, इसकी द्रोणी में सबसे बड़ी है, मतलब द्रोणी का मतलब बेसिन। ठीक है, बेसिन मान रहा हूँ। इसी को गोदावरी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी बेसिन या द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक फैली है और गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां पूर्णा है, वर्धा है, प्रणिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा है। ठीक है, ये मैं एक बार बता देता हूं आपको। हाँ, देखो, ये है आपकी गोदावरी। ठीक है, यहां से निकलती है और मतलब इसके कई रूप हैं जो इसमें सहायक नदियां, पैनगंगा नदी यहाँ से होकर गुजरती है और सीधा इसमें मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक निजाम सागर भी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सीधा जाकर के आपकी इसमें गिर जाती है, किसमें, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, महानदी द्रोणी, महानदी, महानदी आपकी एरी, महानदी एरी। ठीक है, एरी महानदी, इसमें आगे जाके चिल्का झील में गिरती है, चिल्का झील। ठीक है, जैसे कि यह नदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। महानदी की लंबाई 860 किलोमीटर है और महानदी द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तक फैली हुई है। मतलब इसकी बेसिन की बात कर रखी है। ठीक है, कभी सोचने लोगों भाई ये तो यहाँ तक फैली पड़ी है, दे रखे इतना, ये द्रोणी, ये मतलब कि इसकी बेसिन की बात हुई है। अब कृष्णा द्रोणी, कृष्णा के बारे में पढ़ लेते हैं। कृष्णा नदी हमारी ये रही, कृष्णा नदी नागार्जुन बांध इसी पर स्थित है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, इस नदी का उद्गम महालेश्वर के निकट है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है और इसकी मुख्य सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भौमा, कृष्णा, द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है भाई। और कावेरी नदी सबसे इंपोर्टेंट हो जाती है। कावेरी नदी की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी, ठीक है, एक कृष्ण सागर बांध है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। कावेरी का उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से होता है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर। ठीक है भाई, कावेरी की लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। कावेरी द्रोणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैली है, इसका बेसिन। ठीक है, अब झील पढ़ लेते हैं। झील का ही मैं ये मैप था और इसमें सहायक नदियां थी सारी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एक मिनट रुके, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और झीलों के बारे में अब जिक्र आया है तो झीलों के बारे में पढ़ेंगे अब हम और तुम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कैसी भी, भाई विद प्रैक्टिकली समझानी जरूरी है, क्योंकि अब आप अगर प्रैक्टिकली नहीं जानोगे तो भाई कुछ नहीं पता होगा किसी को भी। ठीक है, अब कौन सी कहाँ पर झील आएगी वो मैं बता दूंगा आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। प्रैक्टिकली आप हर चीज को जान जाओगे तो आप मार नहीं खाओगे भाई, ये मेरा वादा है। ठीक है, झील क्या है, एक बड़ा जलाशय जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो। ठीक है, झील तो वही होती है, झील तो देखी होगी आपने, जो जमीन से, सतल से गिरा हो, भूमि से गिरा हो, वह झील कहलाती है। और भारत की अधिकतर झीलें स्थायी हैं, जबकि कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी रहता है। झील का निर्माण हिमानी, बर्फ की चादर जो होती है, पवन, नदी, मानव गतिविधि के कारण
होता है झील का निर्माण। अब गोखुर झील जो होती है, गोखुर झील जब किसी विसर्पी नदी से कटकर झीलें बनती है तो उसे गोखुर झील कहते हैं। इसका आकार गाय की खुर के तरह होता है, ठीक है, गाय की खुर, इसलिए मतलब गोखुर, गो मतलब गौ माता, तो उसके गोखुर मतलब गाय के खुर के समान, ठीक है। लेंगुन झील तटीय क्षेत्र में सिपट स्पिट तथा बार में लेंगुन का निर्माण होता है। उदाहरण की चिल्का झील, पुलकित झील, केलूर झील, ये सभी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। हिमानी से बनी झील जो कि ऐसी झीलों का निर्माण हिमानी मतलब जो बर्फीले इलाकों में हिमानी से पिघलने से होता है। हिमालय के इलाके की अधिकांश झीलें इस प्रकार की, लेकिन वूलर झील का निर्माण भूगर्भीय गतिविधियों के कारण हुआ है। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब चिल्का झील आपकी ये रही, ठीक है, वूलर झील ये रही, ठीक है, मैंने मैप में दे दिया, प्रॉपर तरीके से देख सकते हो कौन सी कहां पर झील है। झील का महत्व क्या है? नदी के भाव को नियंत्रित करके झील बाढ़ की रोकथाम से मददगार साबित होती है। झील की मदद से सूखे मौसम में भी नदी में पानी मिलता रहता है और झील में पन बिजली की भी बनाई जा सकती है। देख लो, झील के भी बहुत बहुत फायदे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने में झील की अहम भूमिका भी होती है। पर्यटन भी आ गया, ठीक है। बस लास्ट स्लाइड है। नदी का महत्व क्या है? नदियां सदियों से मानव सभ्यता के केंद्र में बिंदु रही हैं, ठीक है। सभी महान सभ्यताओं का विकास नदी के आसपास ही हुआ है, मैंने जैसे पहले बताया हिस्ट्री में। आज भी दुनिया के कई बड़े शहर नदियों के किनारे स्थित है और नदी के पानी का इस्तेमाल कई कामों से होता है, जैसे कि सिंचाई, यातायात, पनबिजली, मछली पालन आदि। प्रदूषण, मानव गतिविधि के लिए पानी की बढ़ती मांग से नदी के जल गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, नदी से अधिक पानी निकाल लिए जाने से पानी की मात्रा में कमी आ जाती है और दूसरी तरफ घरों से बहने वाली नालियों के गंदे पानी और कारखानों निकलने वाले दूषित जल को अक्सर नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे दूषित जल हो जाता है, बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। इसमें नदियों का अपने आप को साफ करने की क्षमता घट जाती है और नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल मनुष्य, पशु और वनस्पति के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ये सभी अवेयरनेस की बातें जो मैंने डाली हुई है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से हर टॉपिक हर स्लाइड में आया होगा समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पेड़ की शाखाओं के समान जल निकासी पैटर्न का वर्णन करता है? रेडियल है, वृक्ष, वृक्ष इज द राइट आंसर हो जाता है, थोड़ी सी लिमिट से बाहर पर लेकिन वृक्ष के समान होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वूलर झील स्थित है? यह इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉरी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, अब नर्मदा नदी मैंने आपको बताई थी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से है, नहीं, ब्रह्मगिरी से नहीं। अब जिसने भी गौर किया होगी अमरकंटक इज द राइट आंसर, ठीक है, और सभी गलत हो जाते हैं आपके, अमरकंटक राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? ये मैंने बताई नहीं है पर लेकिन आप बता दूं, सांभर झील जो कि राजस्थान में, राजस्थान इज द राइट आंसर और सभी गलत होती है। वूलर झील आपकी मीठे पानी की है। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? अब सबसे लंबी नदी आपने गौर की होगी, किलोमीटर तो बता दोगे, नर्मदा नदी, कृष्ण नदी, गोदावरी, महानदी। तो गोदावरी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। दक्षिणी गंगा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बढ़ती है? दामोदर, तुंगभद्र, कृष्णा या तापी। अब यहाँ पर भ्रंश घाटी की बात हुई है, ये मैंने आपको बताई थी क्या? नहीं बताई ना, तो इन कमेंट इसको सर्च करके बताना, ठीक है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कौन सी नदी है इनमें से, ठीक है। भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो नर्मदा नहीं, सिंधु नहीं, गंगा, गंगा इज द राइट आंसर। सिंधु का तो प्रॉपर बाहर ही हिस्सा है, एक तिहाई हिस्सा बने में है। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? ये 1960 में किए गए थे हस्ताक्षर। किस किस देश के बीच में हुए? इन कमेंट बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? भारत की पूछी नहीं है, कभी इसको करिए हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अमेजन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, निम्न में से कौन सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? नेपाल, तिब्बत के निकट मानसरोवर झील या उत्तराखंड या यमुनोत्री। ये तो गलत हो जाते हैं, बिल्कुल मैंने आपको पूरा बताया प्रैक्टिकली, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्न में से कौन अन्य 3 सहायक नदियों से भिन्न है? जास्कर, नुब्रा, हुंजा, चेनाब। अब इनमें से सबसे जास्कर, नुब्रा, हुंजा तो ये तो बहती हैं आपकी ऊपर से आती हैं, ठीक है, सहायक नदियां। अब चेनाब जो नदी है आपकी सीधी पाकिस्तान में जाकर मिलती है, मैंने प्रैक्टिकली बताया आपको, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, 12th क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट रुकिए, ये गलत हो गया थोड़ा सा। 12th क्वेश्चन,
भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है, यह इंपॉर्टेंट है भाई। 1/3 हिस्सा कर सकता है। और आप इसको सर्च करके इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। 13 है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलने के पश्चात निम्न में से किस नदी से जानी जाती है और कहां पर किस देश में जानी जाती है, ये आपको बताना है। मेघना इज द राइट आंसर, पर लेकिन किस देश में हो जाती है मेघना इसका नाम, और कौन सा डेल्टा बनाती है सबसे बड़ा, ठीक है, वो भी बताना इन कमेंट मुझे, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है, ठीक है भाइयों। तो अभी तक की जितनी भी क्लास हुई है, जितनी भी क्लास के चैप्टर हुए, प्रॉपर तरीके से आपको सब चीज विद क्वेश्चन के साथ में समझाता आया हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत कैसी भी न हो, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी कैसी भी दिक्कत आ रही हो तो भाइयों बिल्कुल तरीके से गट जाओ। अगर आपको पढ़ना जीके के पोर्शन को डीपली, ठीक है, तो 6 क्लास से शुरू कर दो आज से ही। काफी टाइम गुजर चुका है, कुछ ही टाइम रह रहा है, क्योंकि अब मई भी समाप्त हो गई है, जून और जुलाई में आपके पेपर हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेने चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। इसी के तरीके से लगे रहेंगे ठोक कर, ठीक है।